एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इससे पहले कि हम आज के जो एजेंडा है उस पर बात करें, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय गेस्ट, क्योंकि दोनों ही को अंग्रेजी में कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैप है, वो उन दोनों के पास मौजूद है। दोनों ही एक बड़ी अहम पोजीशन पे एक रह चुकी हैं और एक अभी हैं। फवाद चौधरी साहब क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वेरी सून मरियम औरंगजेब विल बी जॉइनिंग यू होपफुली। यस, कीप द होप्स अप। जो अभी तक मामलात हैं, सो लेट्स हैव अ लुक। मुल्क की मईशत किसी तरह भी जो अभी तक हम देख रहे हैं हुकूमत के काबू में नहीं आ रही है। तासुर यही है, डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, रुपए की कदर गिरती जा रही है, मालियाती खसारा बढ़ रहा है, अफराद ज़र ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। पेट्रोल और एलपीजी के बाद अब बिजली की कीमत में भी जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मजीद महंगाई होगी, ये कहीं भी रुकेगी नहीं। मुश्किल वक्त है, ये बात गवर्नमेंट ने पहले ही वार्न किया था, लेकिन अब आवाम बार बार इस महंगाई के बोझ के तले परेशान नजर आ रहे हैं। और क्वेश्चन ये है कि अश्योरेंस क्या है, ये कहाँ तक जाएगा मामला, इसकी रोक कहाँ पर होगी। खराबी हो गई मगर इसको ठीक करने का तरीका क्या है। फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब ने भी कमेंट किया, लेट्स वॉच इट। कोई नहीं हो रहा एफबीआर से तुमसे इकट्ठा तो तुम छोड़ दो। हर चीज, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो दाल हो, हर चीज डबल महंगी हो गई है। तेल डबल महंगा हो गया है। तो इस तरह मेरा गरीब जी नहीं सकता। भाइयों, दोस्तों, बहनों, अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। आसिफ ज़रदारी साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। इस पर तो पूछ लेते हैं फवाद चौधरी साहब आपसे, लेकिन एक सवाल, क्योंकि इससे पहले कि आप कहें कि आसिफ ज़रदारी साहब ने क्या किया, PMLN ने क्या किया, आप ही के पुराने साथी हैं फारूक सलीम साहब, उन्होंने ये कहा, एक सवाल पूछा, आई रिपीटेड हियर, उन्होंने कहा टैक्स वसूली में 485 अरब की कमी है अभी तक। अफराद ज़र की शरह 3.9 से 9.4 तक पहुंच चुकी है। डॉलर की कीमत 104 रुपये से बढ़कर 145 रुपये तक पहुंची। स्टॉक मार्केट का 50,000 इंडेक्स से 38,000 इंडेक्स तक गिरना। मुल्की कर्जे का 30,000 अरब से 34,000 अरब तक बढ़ जाना। 10 लाख अफराद का बेरोजगार हो जाना। इज दिस ऑल PMLN's डूइंग? नहीं, पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा। अच्छा, आप लोगों का कोई इसमें लेना देना? देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल हिसाब बताता हूँ। देखो, 1900 ये जो सारी आपने बातें की है ना, इसकी रूट कॉज एक ही है और वो ये है कि जो आपका डॉलर 145 पे गया है। बाकी ये जो टमाटर वगैरह का तो चले आप समझें कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, पुलवामा के बाद वो रुक गया, वहाँ से इम्पोर्ट रुक गई और एक आर्जी तौर के ऊपर जो है वो आगे गया, वो नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, बेस स्कोर आप देखें, 1947 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान का टोटल फॉरेन डेट है 37 बिलियन US डॉलर्स। राइट। अच्छा, अब हमने इस दौरान में क्या क्या किया? हमने इस्लामाबाद का नया शहर बनाया, हमने नए नेवल एयर बेसिस बनाए, हमने मंगला बनाया, हमने तरबेला बनाया, हमने गवादर बनाया, हमने मोटरवे बनाई, हमने उसके बाद जो हमारी पूरी एयरफोर्स है वो हमने रिवैम्प कर ली, हमने पाकिस्तान की आर्मी को इक्विप कर लिया। ये हमने 37 अरब डॉलर में किया। कितने स्कूल्स को बेहतर कर दिया, कितने हॉस्पिटल्स को ठीक कर दिया। दिस इज ऑल, आई मीन आई फुली सपोर्ट आर्म फोर्सेस, लेकिन अभी तक जो आपने गिनवाया वो मोस्टली आप सिर्फ अनफॉर्चुनेटली आपने पहले इंटरवीन कर दिया ना, आपने पूरा समझी नहीं बात। ओके, मैंने आपको कहा हमने नया शहर बनाया इस्लामाबाद, हमने गवादर का नया शहर बनाया, हमने मोटरवे नई बना ली, हमने इस जो 37 अरब का लोन था हमने अपने नेवल बेसिस ठीक कर लिए, हमने फौज का जो है वो अपने रीवैम्प कर ली। हमने इस सारे 37 अरब डॉलर में हमने ये किया 1947 से 2008 तक। ठीक है, 2008 से 2013 तक इस कर्ज में इजाफा हो गया, ये चला गया 65 बिलियन डॉलर के ऊपर, यानी तकरीबन 30 अरब से 35 अरब डॉलर, ये डबल हो गया कर्जा। 2008 में ये चला गया 65 अरब डॉलर के ऊपर। ठीक है, 65 अरब डॉलर से 2013 से 2018 में ये चला गया 97 अरब डॉलर के ऊपर। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग से ये पूछें
कि इन 10 सालों में जब आपने 37 अरब डॉलर का कर्जा 97 अरब डॉलर के ऊपर आप ले गए, आपने पाकिस्तान में क्या बनाया? फवाद चौधरी साहब, उनसे हर रोज पूछा गया, उनको रिजेक्ट कर दिया अवाम ने, आपको सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर आ गए, इलेक्ट कर लिया, चलें। एंड उसके बाद अब आपसे सवाल हो रहा है कि आपके पास, आप ही लोग हमें ये बात बता रहे हैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से कि मुल्क की ये हालत है, अब इसका सोल्यूशन बताएं। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब पहली बात तो ये हो गई कि आपका जो कर्जा था फॉरेन, वो 37 अरब डॉलर से बढ़ के 97 बिलियन डॉलर चला गया। जो 7 महीने में लिया वो भी बता देना साहब। हाँ, उसके बाद अब तक जो है वो हमने पिछली जो गवर्नमेंट है उससे हम 200 अरब डॉलर से कमी के ऊपर आ रहे हैं, हम कमी के ऊपर आ रहे हैं। मैं उसकी तरफ आता हूँ, मैं सिर्फ अपना नैरेटिव सेट कर लूँ, फिर आपके जो क्वेश्चन है उनकी तरफ भी आता हूँ। अब सवाल ये है कि अब आपका 97 अरब डॉलर कर्जा है, अब आपने करना क्या है? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इसहाक डार साहब ने और उससे पहले पीपल्स पार्टी ने बाहर से कर्जे लिए, पैसे लिए और डॉलर को नीचे रखने के ऊपर पैसे खर्च किए। 7 अरब डॉलर मैं आज भी ले आऊंगा 110 के ऊपर। हाँ, तो आप ले लें, आप बाहर से कर्जा ले लें। कर्जे तो आप भी ले रहे हैं। नहीं ना ले रहे हम लोग कर्जे, जो पहली छमाही में जो हमारा कर्जा है वो पिछली हुकूमत की छमाही से 200 अरब रुपया कम है। हमने क्या नहीं लिया ना, ये तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि हम डॉलर को नीचे रखने के ऊपर पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि, और ये डॉलर क्यों ऊपर जाता है? जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। हमने इंपोर्ट्स के जो है वो कर्व किया है, 11.4% इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। So what I gather is your plan is कि डॉलर को उसकी फ्री फ्लोटिंग कर दें, उसकी ओरिजिनल प्राइस पर ले आएं, और उसके बाद, लेकिन उससे होगा क्या? ये तो हो रहा है सर, नेचुरली हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए? यही तो बात फॉर्चुनेटली को समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। 2/3 इकोनॉमी हमारी जो है वो इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन में ला रहे हैं। सो ये जो सारा देख, हमारे पास दो बड़ा तरीके हैं, या तो हम वही करें जो PMLN कर रही थी, आप बाहर से कर्जा लें, वो कर्जे आप डॉलर को स्टेबल करने के ऊपर लगा दें, आप पैसे खर्च कर दें, आप सब कुछ वही कर दें, फिर आप भी काम हो रहा है। हमारी जगह पे आप लोकल इंडस्ट्री को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने या बाहर जाके लोगों को रीच आउट किया। आई विल एग्री देयर, बट एज अ रिजल्ट जो आपने कहा है कि हम उसको फ्री छोड़े हैं या आप कोशिश करें साथ, उससे जो महंगाई के तूफान आ रहे हैं उसके लिए कोई प्लान है? क्योंकि एक आम आदमी जो कि एक 10,000 20,000 30,000 कमा रहा है महीने के, उसको हम कैसे ये बात समझाएं कि जी हम अभी ये कर रहे हैं, हम अभी इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं, अभी हम ये करें? तो 3 से 6 महीने को बेहतर करने के लिए ये 3 से 6 महीने की टोटल जो है वो तकलीफ है। इसके बाद ये तो बड़ा हम इंशाल्लाह बड़े स्टेबल तरीके से हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम उसकी बेसिस बना रहे हैं। 6 महीने में महंगाई रिवर्स होगी, इंशाल्लाह रिवर्स होगी, यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारा टूरिज्म इतनी बड़ी होप है हमारे लिए। हमें तो टोटल हमारा देखें 15-20 बिलियन डॉलर की हमारी टोटल जो है वो गेम है, हमें इतने तो टूरिज्म से आ जाना। इनका जो प्रॉब्लम था, जिस तरीके से इन्होंने पैसे लुटाए हैं पाकिस्तान के, ये जो PMLN और पीपल्स पार्टी के, मैं तो इनकी जुर्रत पे हैरान हूँ कि ये आजकल टीवी पे भी आते हैं। इनको तो 10-15 साल टीवी पे नहीं आना चाहिए ताकि लोग इनकी शक्लें भूलें और आगे जो है वो चले। अभी तो देखे ना, ये इसहाक डार एक मफरूर मुलजम, वो रोज आके टीवी पे बैठ जाता है। तुम अपने बच्चों को जो है दुबई में तुमने उनको हाई राइज बिल्डिंग HD टावर्स बना के दे दिए हैं, लंदन में तुमने उनके घर बना के दे दिए हैं, तुम हमें बैठ के यहाँ लेक्चर दे रहे हो कि इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। वाले को सैफान के प्रोग्राम में भी इसहाक डार साहब थे, हम उन्होंने जो कहा वो आपको हम उसका रिकैप जरूर देंगे। और ये तो हमारी हिम्मत है कि अभी तक हमने इसको बैन नहीं किया। बैन करने का कह दिया है आपने? सोशल मीडिया पे तो मेरी इतनी क्लास हो रही है। ये PTI की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का माइंडसेट हमने सुना बैन करते हैं, जिसकी बात अच्छी नहीं लगती। मफरूर है ना। ओके, सो इसहाक डार हुसैन क्यों बैन है फिर? ओके, ये तो फिर मरियम साहब यहीं से आगाज कर लेते हैं। डू यू थिंक ही इज एन एब्सकॉन्डर? इसहाक डार साहब, उनको बैन कर देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फरिया, मैं सुन रही थी आते हुए, थोड़ा सा मैं लेट हुई कि ये आपको अपना नैरेटिव बताने की कोशिश कर रहे थे और कर्जे के ऊपर जो बात थी, मैं सिर्फ वो बता दूं कि कर्जा हमने लिया और कर्जा दुनिया का हर मुल्क लेता है। हमने मुल्क में कर्जा लिया पिछले 5 साल, तो उसके अंदर 1700 किलोमीटर्स मोटरवे बनी, 11,000 मेगावाट बिजली बनी, मोटरवेज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, CPEC आया, 5.8 ग्रोथ रेट हुआ, 3% पे इन्फ्लेशन
रही और डॉलर स्टेबल रहा। ये है कारकर्दगी कर्जे की जो हमने लिया। इन्होंने पिछले 9 महीने में, मुझे दिखा दें, सवाए हमारे प्रोजेक्ट्स की तख्तियाँ उतारने के, हमारे ऐलान शुदा प्रोजेक्ट्स के ऐलान करने में, आज भी एक यूनिवर्सिटी का ऐलान जो 27 मार्च 2017 को नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं हैदराबाद जाकर, आज इस्लामाबाद के जाली वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी में एक ऐलान हुआ जो आज वज़ीर आज़म ने किया। इनको बताएं कि इन्होंने जो कर्जा 9 महीने के अंदर लिया है जो 3,500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, इनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि वो कर्जा एक ईंट दिखा दें पूरे पाकिस्तान में जो उन्होंने 9 महीने में लगाई हो। मैंने तो आपको प्रोजेक्ट्स दिखा दिए ना, पूरी दुनिया कर्जा लेती है। उसके बाद इन्होंने ये कहा, एक रात वजीर आजम के सोने से डॉलर प्राइस 140 के ऊपर चली गई। ये कारकर्दगी है मौजूदा हुकूमत की। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए, हमें वाकई शर्म आती है कि हम किन नलायकों को पाकिस्तान किसके हवाले कर दिया हमने। दूसरी बात यह है कि इनसे सिर्फ ये पूछें कि सवाए इसके कि फलाना मफरूर है, मफरूर तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हेलीकॉप्टर केस में मतलूब भी हैं और मफरूर भी हैं, जाते भी नहीं हैं हेयरिंग के ऊपर। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी मतलूब हैं नैब के अंदर, जो 3 और वज़रा मैं कहना नहीं चाहती वो भी मतलूब हैं इस वक्त नैब के अंदर। मैं नहीं चाहती काले कानून नैब के में से और किसी कोई भी गिरफ्तार हो, अकाउंटेबिलिटी ज़रूर हो, इन्वेस्टिगेशन हो, रेफरेंस बने, जिस वक्त जुर्म साबित हो जाए उसके बाद कार्रवाई हो। लेकिन ये लोग चाहते हैं ये करना, तो फिर तमाम अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड, फिर उन तम को भी बैन करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी बैन हो जाना चाहिए क्योंकि वो मतलूब है नैब के। और दूसरी बात मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि ये यहाँ बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू करके आपकी ना महंगाई कम होगी, ना गैस बिजली के बिल कम होंगे, ना जो आपके कर्जे आपने बढ़ा दिए वो कम होंगे, ना ज़र मुबादला बढ़ेगा, ना आपकी महंगाई कम होगी और ना आपकी ग्रोथ रेट। अभी इन्होंने कहा कि हम घर देंगे, घर तब देंगे जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक, इनको ये बताएं कि घर तब देंगे जब 6% से अबव ग्रोथ रेट जाएगा। 1 करोड़ नौकरी तब मिलेगी जब 6% से ग्रोथ रेट आगे 5.8 पर दे गए थे, 2% बढ़ाना था, इन्होंने 3% कर दिया। ये तमाम चीजें कंटेनर पर खड़े होकर गुफ्तगू अच्छी लगती है, लेकिन बतौर वजीर इत्तलात और हुकूमत वजीर आजम कुर्सी पर बैठ के इस तरह की गुफ्तगू इनसे मैं एक कोई क्वेश्चन, इन ये 5 इयर्स आपने पूरी चीजें गिनवा दी, कर्जा उतारने का कोई मैकेनिज्म सोचा? जी, हमने 2015 के अंदर IMF को खुदाफिज पैकअप हो गया था। IMF कोई सीपैक का कर्जा आया था और सीपैक के कर्जे से मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बता दिए और रीपेमेंट स्केड्यूल सब कुछ स्केड्यूल था। लेकिन अगर आप IMF को खुश करेंगे तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। अपनी जो कंडीशंस थी IMF को हम तब गए थे और उसको रैप अप भी हमने अपनी कंडीशंस में 2015 में कर दिया था। लेकिन इन्होंने तो कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं कशकोल तोड़ दूंगा। इन्होंने कशकोल की मुरम्मत भी की, कशकोल भी हाथ में उठाया और उसके बाद इन्होंने कर्जे भी मांगे, बल्कि मौजूदा कर्जों को ट्रिपल कर दिया। और अब ये बजट आएगा उसमें आप हालात देखिएगा। लेकिन बहुत सारी बातें IMF से शुरू कर लेते हैं। नुसरत जावेद साहब ने भी ये लिखा है उनका, और ये सिर्फ नुसरत जावेद साहब ने तो लिखा है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी शायद ये कह रहे हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि IMF ने जो कहना है आपको, आप वो पहले ही किए चले जा रहे हैं और उससे एक तासुर ये देंगे कि हम डिक्टेशन नहीं लेते। मसलन उन्होंने अपने कॉलम में लिखा, मेरे जैसे जाहिलों को ये गुमा है कि हमारी खुददार हुकूमत ने IMF की डिक्टेशन पर हमारी ज़िंदगी अजीरन नहीं बनाई। लेकिन कर सब कुछ वही रहे हैं जो दे विल आस्क यू टू डू और प्रॉबेबली दे आर आस्किंग यू टू डू। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान कर्ज ले रहा है और नवाज शरीफ कर्ज ले रहा है तो उसमें एक फ़र्क है। इमरान खान कर्ज ले रहा है कौम के बच्चों का कर्ज उतारने के लिए और उस हसन और हुसैन नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए कर्ज नहीं ले रहा, तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। और जब आप ये कहती हैं कि नालायक हुकूमत है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ये कहने की सकत नहीं रखती कि एक करप्ट हुकूमत है जो अनफॉर्चुनेटली आपकी थी। तीसरी बात यह है कि मरियम औरंगजेब ये ताना भी यही दे सकते हैं ना, वो तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फवाद चौधरी ने नलायक हुकूमत मान लिया, कुछ तो कह रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं जब बात करती हैं, ये फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो इनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन के साथ बात करनी चाहिए, इसलिए कि ये जो है, बाकी तो खैर PMLN में कोई रवाज भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, क्योंकि इनको ये भी नहीं पता कि जो हेलीकॉप्टर केस है वो ड्रॉप हो चुका है। अच्छा। और नैब का ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से स्टेटमेंट्स तक आ चुकी हैं कि उसमें उनका कोई नहीं है। और फिर मफरूर
और किसी के खिलाफ इंक्वायरी में बड़ा फ़र्क है। ये भी आप थोड़ा सा लॉयर किसी से पूछ ले ताकि आपको पता हो। हमारे 3 वज़रा ने जब चार्ज फॉर्मलाइज हुए उन्होंने रिज़ाइन किया, किसी और हुकूमत ने आज तक ये प्रेसिडेंट दिया है। इनके तो इतने ढीठ हैं कि वो इनका जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अपने केस जो है वो भुगत रहा है और वो इस पर कमेटी का जो है चेयरमैन बन गया। तो इनका तो जो नैरेटिव है वो ढिठाई का नैरेटिव है। अच्छा, अब ये जो IMF की बात करें, देखें मैंने आपसे ये कहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना हमारे इंटरेस्ट में है। IMF कहे ना कहे, हमने अपनी इकोनॉमी को अपने फॉर्म के ऊपर करना है। अगर आप ये कहें हम बाहर से कर्जा लें दोबारा और उसको हम डॉलर को 120 रुपए के ऊपर रखने के ऊपर या 102 रुपए के रखने के ऊपर लगा दें, कोई फर्क नहीं होगा। मेरे और आपके बच्चों को वो कर्जा वापस करना पड़ेगा। इनके बच्चे तो चूंकि लंदन, अमेरिका, दुबई में है, इनको तो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उनका ख्याल हमने करना। हम तो परसेप्शन की बात करें ना, परसेप्शन ये बन गया। सो आप ये एग्री कर रहे हैं कि हम खुद से वही कर रहे हैं जो शायद हमें IMF भी कहे, लेकिन हम समझते हैं हमारे हक में बेहतर है। IMF हो या हम हो, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जाना। क्या है वो? ये नहीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है? कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। नहीं, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया ये में हो गया, हमने ये करना है, हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने इंपोर्ट्स कम करनी है। ठीक है, हमने ये एक बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंज है। 45 बिलियन की सब्सिडी हमने दी अपनी एक्सपोर्ट्स को। उसके बाद हमने जो इदारे हैं उनको अपने पांव पे खड़ा करना है। आज PIA 6 महीने में PIA हैज शोन 5.5 बिलियन रुपीज इनकम, जो कि पिछली इनके और 16% इंप्रूवमेंट इन देयर बिजनेस, जिसके इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। मुशाहिदुल्लाह टाइप लोग लगा के सारा इन्होंने, खुर्शीद शाह, मुशाहिदुल्लाह, इदारे बेहतर करें आप, बिल्कुल बेहतर करें इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। PTV का पूछ लूं फिर? नहीं, PTV भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। चलिए, अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद जो तमाम हमारा जो फोकस है वो अपने इदारों की बेहतरी की तरफ है, अपनी अगली नस्ल की बेहतरी की तरफ है। देखिए, सख्तियां होंगी और पाकिस्तान की कौम को जो हमने नवाज शरीफ और जरदारी को मौका दिया यहाँ पे हुक्मरानी का, उसका जो अजाब हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया, उसका थोड़ा मदावा तो हमें देना पड़ेगा। ओके, ये तो नहीं हो सकता कि सब कुछ हमने गलती की और हमें सजा ना मिले। गवर्नमेंट्स को कहते चले जाएंगे, इसका भी कोई टाइम है, 6 मंथ्स के बाद छोड़ देंगे आप पीपल्स पार्टी को याद करना। इनकी तो अगर रहे तो दोनों तरफ से थ्रेट हो गया। थ्रेट नहीं, मैं तो इनकी जो कारकर्दगी है मैं उसके ऊपर आपको बता रही हूँ कि अगर रहे तो इन बेचारों की सियासत। चलें अब आगे ब्रेक ले लें, फिर मैं अपना मौक़िफ़ देती हूं। इनकी तो सजाएं, इनकी इस वक्त सियासत ये वही कंटेनर गुफ्तगू होती रहेगी, अल्लाह होती रहेगी। पॉलिटिक्स। We will take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। बड़े अरसे से हम ये बात सुनते रहे कि इदारे तबाह हो गए हैं, इदारों को ठीक करेंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना है। इसमें तो कोई शक नहीं है मरियम साहिबा कि इदारों को आप जहाँ से भी देखें, आप लोगों ने भी कोशिश की, आने से पहले आप भी कहते थे, कहीं हमें बेहतरी नज़र तो नहीं आई कि इदारे में खुद काम करते हुए नजर आए? देखिए, 3 बड़े मेजर प्रॉब्लम थे फरिया 2013 में। एक इकोनॉमी थी, ठीक, एक दहशतगर्दी थी और एक बिजली का बहरान था। ये 2013 सितंबर में कराची ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक, जनवरी 2014 में नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आ चुकी थी। नेशनल एक्शन प्लान, 2600 दहशतगर्दी के वाकयात सालाना होते थे। मैं खत्म कर लूँ बात। ये तो ये प्रॉब्लम फवाद के साथ कि बोलते हुए बीच में पर यू हैव टू स्टॉप दिस बिकॉज़ ही स्पोकन ऑन हिज टाइम। चलिए, वो कराची ऑपरेशन के दौर में, कराची ऑपरेशन, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान, ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, सिविल गवर्नमेंट, तमाम पाकिस्तान की आवाम को मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। लेकिन उसके ऊपर डेटरेंस थी, एक पूरा विजन था जिसकी वजह से ये हुआ। उसके बाद देखिए, नेशनल एक्शन प्लान एक वाक्य के बाद हुआ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ जितना नेशनल एक्शन प्लान जिस वक्त स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनकर इम्प्लीमेंट हुआ, इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में। दूसरी बात बिजली 11,000 मेगावाट 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग, ये दूसरा बड़ा मसला था। इकोनॉमी 2.8 पे ग्रोथ रेट था, जिसको 5.8 पे हम लेकर आए। ठीक है, ग्रोथ रेट। और उसके बाद इन्फ्लेशन जो थी वो डबल डिजिट थी और हम उसको
3% के ऊपर लेकर आए, जो 9.4% इस वक्त है। तो बात ये होती है कि देखें, जब ग्रोथ रेट हो रही होती है ना, तो तमाम ये जो स्ट्रक्चरल फवाद बातें कर रहे हैं, इसमें वही स्ट्रक्चरल जो इस वक्त पीटीवी का हाल के रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग बेच दो, पीटीवी की बिल्डिंग बेच दो, ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होता। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फेज वाइज होता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब मुल्क के अंदर बाकी तमाम इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है, उस वक्त अदारे जो होते हैं वो फैसिलिटेट होते हैं, वो इनेबल होते हैं। उसके बाद और जिस वक्त पीआईए को हम ठीक करने, पीआईए को जिस वक्त हम ठीक कर रहे थे ना, और जिस वक्त हम करने लगे थे, और जब मौका आया धरने वालों के साथ, उसी लोगों की यूनियन के साथ ये लोग जाके खड़े होते थे और हमारे खिलाफ नारे लगाते थे। जब अदारों के ऊपर सियासत होगी, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे वो इनकी तरफ से हो, अदारे उस वक्त कमजोर भी होते हैं, अदारे उस वक्त तबाह भी होते हैं। फवाद ने ब्रेक से पहले, जो मैं काउंटर करना चाहूंगी, फवाद ने ब्रेक से पहले कहा कि हमारी गवर्नमेंट में जो कर्जा हमने नहीं लिया, हम रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म के जरिए ये काम करना चाहते हैं। सऊदी अरब से क्या लिया इन्होंने? जरा पूछते ना आप, अभी इनकी बारी आएगी तो उसके बाद अभी कहा है आपने। दूसरी बात ये हमने कम कर्जा लिया, दूसरी बात ये, अभी तो 9 महीने हुए हैं तो हमने कम कर्जा लिया। नहीं होता है यार, 9 महीनों की बात है। सबसे पहले तो आप मुश्किल डाल देते हैं, आप मुश्किल में डाल देते हैं फवाद को, जब आप इकोनॉमी पे बात करते हैं फवाद से। दूसरी बात ये कि मैं इनकी तस्हीह के लिए, इन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी नवाज शरीफ की तरह हसन और हुसैन साहब पे। तो जरा ये बताएं कि अलीमा बाजी का काला धन सफेद किस तरह किया एनआरओ देके, उनको क्यों जुर्माना लेकर उनको माफ किया? जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाइड, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर अकाउंट्स बनाने पे। तो मेरी बात सुने, क्यों नहीं एफआईए शुरू करती कार्रवाई? रोज जो तर्जुमानी करते हैं नैब के फवाद चौधरी साहब, क्यों नहीं कहते नैब को कि पकड़े जहांगीर तरीन को और अलीमा बाजी से पूछें कि कौन सी जादू की सिलाई मशीनें हैं जिसके जरिए अरबों रुपए के फ्लैट्स और प्रॉपर्टी खरीदी गई? बात यह है कि ये बातें कंटेनर पे अच्छी लगती हैं, अब ये हुकूमत में। अब मुराद सईद साहब की मैं परसों गुफ्तगू सुन रही थी, एक अपने कमरे में बैठ के 4 दीवारी में वीडियो रिलीज कर दी कि जी एहसन इकबाल साहब ने करप्शन किया और एहसन इकबाल साहब ने पता नहीं कितने अरबों का नुकसान पहुंचाया। तो फरिया इनसे कोई ये पूछे, एफआईए इनके अंडर, पूरी मशीनरी इनके अंदर, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते? क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते? क्यों नहीं किसी को पकड़ते? इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि इनको खुद पता है। आते ही बयान दिया सीपैक में तारीखी करप्शन हो गई। आप कह रही हैं कि एहसन इकबाल साहब को पकड़ना चाहिए? नहीं, मैं कह रही हूँ कि बातें ना करें। एहसन इकबाल साहब ने कल चैलेंज कर दिया, ठीक है, बातें ना करें। इस वक्त अगर आपको कोई लगता है करप्शन हुई है, 9 महीने में तो 1 रुपए की करप्शन ही पकड़ी। खरबों के प्रोजेक्ट लगाए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने। 1 रुपए की करप्शन मौजूदा हुकूमत सवाए बयान देने के नहीं पकड़ सकी, और पकड़ सकेगी भी नहीं, क्योंकि 1 रुपए की करप्शन हुई नहीं। वादा तो आप यही कर रहे थे कि हम अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड करने जा रहे हैं, बड़ी सख्त करने जा रहे हैं। डू यू थिंक कि उसके बाद फिर कहा एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन लगा डील होने जा रही है? अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन साहब को यही कहा, और बिलावल भुट्टो साहब ने आप लोगों को मुबारकबाद दिया एनआरओ की, तो वो कह रही है आपने उधर एनआरओ दे दिया, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं आपने नवाज शरीफ साहब को एनआरओ दे दिया। ये हमेशा ये एक टैक्टिक होता है अपने तवज्जो हटाने का, वरना हर एक को पता है कि अलीमा खान जो है उनका क्या बिजनेस था। 3.5 करोड़ रुपए की टोटल अगर आप अपार्टमेंट ले लेते हैं वहाँ पे, और आपका बिजनेस 1-1 रुपया जो है वो डिक्लेयर्ड हो, जो आप यहाँ पे पेश कर सके, मसला ये वो नहीं, तो डिक्लेयर्ड है यहाँ पे, डिक्लेयर किया है फेक। अभी अपनी इलीगल प्रॉपर्टीज पे अब आप अगर फिर बोलेंगे जुर्माना दिया, झूठ तो नहीं बोलना ना, फिर बोलना क्यों जुर्माना देते हैं? आप पूछे इनसे क्यों जुर्माना दिया, लेकिन मुझे आप बताइए कि आप मुझे बात करने देंगे? पहले आप इनसे पूछे जुर्माना क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। जिस तरह से डिक्लेयर किया वो बीच में मिस होकर फिर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। सवाल ये है कि पहले आप कहें कि पहले क्यों नहीं डिक्लेयर किया? पहले इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि उनकी एक कंपनी थी जो कि दुबई में रजिस्टर्ड थी। आप अगर इस तरह से फिर बात नहीं करने देगी ना, फिर मैं बात नहीं करने दूंगा। जब दुबई में एक कंपनी थी जो रजिस्टर्ड थी दुबई में, एक्सपोर्ट कर रही थी अमेरिका में, अमेरिका से पैसे उनको दुबई में आए, उन्होंने कहा कि चूंकि कंपनी का ओरिजिन दुबई है, शायद मुझे पाकिस्तान में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जब बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको दुबई के प्रॉपर्टी ने हो ना हो, आपको हर पाकिस्तानी सिटीजन को यहाँ पे डिक्लेरेशन करनी चाहिए, उन्होंने यहाँ पे भी डिक्लेरेशन कर दी, पैसे भी दे दिए। 3.5 करोड़ रुपया टोटल जो था वो उनका पैसा था। इसी तरह से ये तीसरी चौथी बार इन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कहा, और मिनिस्टर फॉर फॉर्मर ये मिनिस्टर हैं, और इनको मैं ये समझता हूँ कि इनको थोड़ी अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए, झूठ बोलने के बजाय आपको भी रखनी चाहिए, इसलिए। लेकिन वो तो पीएमएलएन में जो क्रेडिबिलिटी को इशू ही नहीं, बट नॉट ऑन द इशू जो ये कह रही हैं
He was disqualified on a technical issue that property but was. the word corruption is used. No, not at all. It's not used. Not used at all. फैसले में नहीं है आपके लिए, यही तो फैसले में मैं, नहीं आप है. फैसला पढ़ के देख लेना. आप मेरे और उस पे क्यों जा रही हैं? So, He was disqualified. He was disqualified for a reason कि जो प्रॉपर्टी उनके बच्चों ने डिक्लेयर की हुई थी उनको अपने इलेक्शन में भी डिक्लेयर करनी चाहिए थी. तो प्रॉपर्टी डिक्लेयर थी. अनलाइक पनामा पेपर्स, हसन हुसैन, नवाज शरीफ एंड कंपनीज एंड ब्ला जो सारा चल रहा है. अच्छा, दूसरा इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए. मसलन इन्होंने कहा जी हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी. ये लोड शेडिंग थी या कोई बयानी थी जो ये जाते हुए जो है वो लिफाफों में डाल के साथ ले गए थे? क्योंकि जब वर्स्ट लोड शेडिंग हमने देखी पिछली दफा, अब भी हम, और फिर ये क्या कह रही है? नहीं, अब इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह काबू पा लेंगे. कोशिश नहीं कहीं पे एवं ख्याल में शुरू हो गया काम. अच्छा, बात यह है कि अब ये कह रही है 11,000 मेगावाट जो है वो हमने, इसका मतलब यह है कि ये 37 बिलियन डॉलर जो है उनका इन्होंने लोन लिया है. तो क्या ये बिलियन डॉलर के ऊपर जो मेगावाट की ये बिजली बना के गए हैं? असूलन आप देखें, बिजली क्यों आप बनाते हैं? बिजली आप बनाएंगे महंगी, कोई भी बना लेगा. बिजली ये है कि सस्ती हो, पहुंच में तो हो. इन्होंने हर काम कर्ज के ऊपर किया, महंगे कर्जे लिए, करप्शन की, हर जगह करप्शन की. और दूसरा ये जो ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि एहसन इकबाल भी जेल चले जाए, मैं इंशाल्लाह इनको यकीन दिलाता हूं इनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी. जिस तरह से इनकी बाकी सारी लीडरशिप जेल में है, इसमें सिर्फ मरियम औरंगजेब का बड़ा चांस है. मुझे लगता है ये अगली लीडर होगी नून लीग की. शीख कायदे मुस्लिम लीग नून होंगे, क्योंकि यही बच जाएगी. बाकी सारे जेल में है जो इनके बात ये है कि फवाद की ये Why not? मुस्लिम लीग नून की प्रेसिडेंट है. मैं तो कह रहा हूँ. नहीं, लेकिन इंशाल्लाह खत्म हो गई गल, इंशाल्लाह हो गई. और मैं शुरू करा, मेहरबानी. ये जो जोकर नुमा बाकी सारे जेल में होंगे इंशाल्लाह. ये जो जोकर नुमा गुफ्तगू फवाद की, ये अजीब गुफ्तगू करते हैं कि अलीमा बाजी खरबों कमा रही हैं, लेकिन शायद डिक्लेयर करने का 3.5 करोड़ खरबों, पता नहीं उनको जो बिजनेस कर रही है जादू की सिलाई मशीनों बेशुमार और लोगों ने भी नहीं किया. लेट मी फिनिश नाउ प्लीज. एक डिस्कोर्स डिसेंट लोग देख रहे हैं, खुदा का वास्ता मैं कहती हूँ अपना इमेज ठीक कर लो, चुप करके ठीक कर लो. अच्छा जी, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया. उन्होंने अब इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि उनके भाई वजीर आजम है. दूसरी बात, जहांगीर तरीन साहब एडमिट करते हैं कि माली और बावर्ची के नाम पे मैंने पैसे बनाए हैं. ठीक है, तो आप जाए और देखें, और डिस्क्वालीफाई नवाज शरीफ साहब हुए ना, हुए. नवाज शरीफ तो डिस्क्वालीफाई नवाज शरीफ साहब हुए में कन्विक्ट हुआ. डिस्क्वालीफाई नवाज शरीफ साहब हुए. नवाज शरीफ साहब करप्शन में और जिस फैसले में डिफरेंट है, वो करप्शन में हुए हैं, जिस फैसले में डिस्क्वालीफाई हुए, नैब कोर्ट ने बरी किया इनकी इत्ला के लिए, लेकिन डिस्क्वालीफाई हुए. अकाउंटेबिलिटी का म्यार चेक करें कि नैब उनको डिस्क्वालीफाई करती है. FIA इसमें सिर्फ जहांगीर तरीन के ऊपर कुछ नहीं. वो काबीना में बैठकर वजीर आजम को लेक्चर देते हैं एग्रीकल्चर पे, डिस्क्वालीफाई है सुप्रीम कोर्ट से. तीसरी बात, बिजली की बात बड़ी बिजली की बात इन्होंने की. देखिए, मैंने ये बात की कि डिस्क्वालीफाई शोर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी कोई नहीं, वो बैठे हैं काबीना में, इमरान खान की अकाउंटेबिलिटी जो ये रोज बाजे बजाते हैं, उसके ड्रम बीट करते हैं, उनकी ये है. तीसरी बात मुझे ये बताएं, बिजली की जहांगीर तरीन साहब. उसके बाद किस बात के ऊपर जाए? उसकी बात ये कि बिजली इनको पता कुछ है नहीं, अलिफ बे नहीं पता. मैं कहती हूँ पहले पढ़ ले आकर मेरे नाल आना है, पता होना चाहिए. बात ये कि बिजली के बिल मैंने बात बताई है, 37 अरब की बिजली बना दी सीपैक की. उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें मोटरवे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं. और BRT भाई ने बोल दिया 1 खरब के खड्डे. मैं कहा याद मका एक बस बनाई, वो ऐसी जगह बनाई कि बस नहीं गुजर सकती. अगर आपने यहाँ से कोई टेबल अंदर लाना ना दरवाजे से, तो आप नापते हैं कि टेबल अंदर आ सकता है. इन्होंने पूरी BRT 1 खरब की खड्डे खोद दिए. इनको ये नहीं पता चला कि हुआ क्या. उसके बाद लेकिन बात नहीं करेंगे.
फवाद चौधरी का कोई बयान नहीं आएगा कभी। इमरान खान साहब कभी ट्वीट नहीं करेंगे BRT के ऊपर, क्योंकि सारे लोग खुद उसमें मुलव्वस हैं 1 खरब की करप्शन में। आखिरी बात, CPEC पे इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बिजली के टैरिफ की बात की। आप 9 महीने पहले की बिजली के बिल कंपेयर करें फरिया, आपने भी दिखाया था ना, आपने ट्विटर पे अपना बिल लगाया था 9 मंथ्स। चले इसको भी छोड़ दें, 31 मई के बाद पहले अब 2018 से पहले अपना बिल दिखाएं और आज का बिल दिखाएं, आपको बिजली का टैरिफ भी पता चल जाएगा और पता चल जाएगा हमने tell him because he's on the phone conveniently now because he's not interested। ये झूठ बोल के पाकिस्तान की आवाम को 5 साल झूठ बोल के बेवकूफ बनाते रहे। अब 9 महीने वही रेटरिक, वही झूठ, वही इल्जाम तराशी। इनकी इस इल्जाम तराशी से ना गैस सस्ती होगी, ना बिजली सस्ती होगी, ना ग्रोथ रेट बढ़ेगा और ना बिजली और ना ग्रोथ रेट बढ़ेगा और ना इन्फ्लेशन कम होगी। इनको ये पता होना चाहिए कि कंटेनर की जबान क्या होती है और हुकूमत में आकर जबान क्या होनी चाहिए। BRT के ऊपर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड करने वाला क्लैरिफिकेशन। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लेटर लिखा है इस्माइल खान साहब को, जिन्होंने ये डॉन की रिपोर्ट दी जिसके ऊपर इन्होंने अभी ये बात की है। उन्होंने कहा है कि द पेशावर सस्टेनेबल बस रैपिड ट्रांसपोर्ट corridor project is a state of the art and large integrated urban transport system being executed following international best practices and equal standard. The ADB loan as planned originally expected to be closed by the end of 2021। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से तमाम जो सिविल वर्क्स कंपनीज हैं उनमें सिविल वर्क्स एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो एडजस्टमेंट्स हुई हैं, बट इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड अर्बन नेटवर्क है। इसकी जो ओरिजिनल कास्ट थी, ब्रेक ले लें इसके ऊपर, ले लें क्योंकि बड़ा लंबा झूठ आ रहा है ना, ले लें ब्रेक। अब इसका झूठ नहीं खत्म होना, आपकी ब्रेक का टाइम हो जाना है। बैंक ने इसको क्लैरिफाई किया तो, लेकिन मैं वैसे मैं भेज दूंगा, पढ़ना कोई नहीं उन्होंने। स्टेट ऑफ द आर्ट, अभी आपने कहा वो पढ़ के आया, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है सर, वो मैं स्टेट वो ऑफ द रिकॉर्ड का स्टेट। आप कैसे बात कर रहे हैं? माय अपॉलॉजीज, आई विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। 2 इल्ज़ाम, और एक तो आप लोग कहते थे कि लीडर हमारा नेक होगा तो लोग ज़्यादा टैक्स देंगे। अभी तक जो आ रहे ये रेशियो, आपका तो टैक्स का हदफ ही नहीं पूरा हो रहा। नहीं, लोग इंशाल्लाह ज़्यादा टैक्स देंगे। लोगों को टैक्स सिस्टम के ऊपर जिस कदर करप्ट टैक्स सिस्टम है उसमें लोगों का एतबार नहीं है। लीडर क्या हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लीडर यही कर रहे हैं ना, निज़ाम ठीक कर रहा है। आप देखें ना, ये जो अपना हुआ मिसाल के तौर के ऊपर, आप देखिए ये जब उन्होंने कहा कि डैम के ऊपर, तो उस वक्त कितना था, उस वक्त डैम के ऊपर 70 करोड़ रुपया जमा हुआ था। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा 11 अरब रुपया जमा हो चुका है उसका। जब इमरान खान बात करता है, यही तो फर्क है इमरान खान में, नवाज शरीफ में और बाकियों में। जब वो बात करता है लोग ट्रस्ट करते हैं। आप FBR को देखें। और फिर एक और बात है प्राइम मिनिस्टर की, वो ये है कि वो अगर उनके दिल में होगा, वो सेटिस्फाई होंगे तो वो बात करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। उन्होंने FBR को कहा कि ये नहीं कर रहा, मेरा दिल है, इसको बंद कर दें FBR को। वो इज नॉट हैप्पी। सो हमारी जो टैक्स रेवेन्यू फॉल हुए हैं, फ्रेंकली उसकी जो 2-3 बुनियादी वजह हैं, मसलन इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, मसलन PSDP जो है वो श्रिंक हुआ है। ये इकोनॉमी को हमने करना था पहले, थोड़ा उसको स्क्वीज करेंगे। अगर फंडामेंटल आपने ठीक करने हैं फिर होगा। So everything is according to plan 100% इंशाल्लाह ताला। Okay. And there is no plan. You're thinking they don't have Because there is, आप मैंने अपनी गुफ्तगू अभी आपने जो इनका प्लान तो आपने देख अभी लिया। जो आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, मुझे तो प्लान नहीं सुनाई दिया। जिन्होंने 50 अरब डॉलर, where is their economic policy? 50 अरब डॉलर गिरा के, where is their economic plan? Where is the economic plan or vision? Nowhere. कभी हमारी एमनेस्टी को रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं, कभी हमारे टैक्स रिफॉर्म्स को पीछे कर देते हैं, फिर उसको रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमने कहा टैक्स चोर जो होंगे वो, हमने कहा टैक्स चोर जो होगा उसको नहीं किसी किस्म की रियायत दी जाएगी। इन्होंने खोल दी। और एक तो दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, एक चीज की इजाजत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दे दें, एक चीज की, वजीर आजम से पूछकर। उन्होंने कहा था घबराना नहीं, 8-9 महीने हो गए, घबराने की जो इजाजत ले दें, अवाम को घबराने की इजाजत दे दें। खुदारा इतना जुल्म ना करें कि घबरा लें। कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप तो 7 महीने से घबरा रहे हैं। फरिया मैं बोली नहीं, ये जो फवाद की आदत और बदतमीजी है